जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, मतलब कि भारतीय रिज़र्व बैंक की। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्क्रीन पे दिखाया गया है ये इसका नोटिफिकेशन है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर हेडलाइन लिखी हुई है। और फ्रेंड्स टॉपिक है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल बाई इलेक्ट्रिकल इन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। यह हमें दिया गया है, मतलब कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल में और इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स ये दो ब्रांच है, सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इन दोनों ब्रांच के लिए ये जो रिक्रूटमेंट है ये आउट हुई है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन में क्या कुछ खास दे रखा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स दे रखा है एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल। मतलब कि दे रखा है कि जूनियर इंजीनियर की जो सिविल और इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट्स है उन पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के जो एप्लीकेशंस है वो इनवाइट किए गए हैं। इसके आगे दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है थोड़ा बहुत। जो ये सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रू ए कंट्री वाइड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉलोड बाई ए लैंग्वेज प्रीफिनिश टेस्ट। ये दे रखा फ्रेंड्स कि ये सिलेक्शन है ये जो लैंग्वेज प्रो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके माध्यम से होगा। और ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ये पूरी कंट्री में होगा, मतलब कि पूरे भारत देश में होगा। ये सेंटर की वैकेंसी है। इसके आगे हम देखते हैं तो द फुल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ये दे रखा है हमें कि ये जो इसका नोटिफिकेशन है ये आरबीआई की वेबसाइट पे है। इसके आगे पहले पॉइंट में दे रखा है कैंडिडेट्स टू एंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। मतलब कि जो कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें इसकी योग्यता को पास करना होगा, मतलब कि इसके लिए एलिजिबल होना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड्स इसमें दे रखा है कि पहले तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड एंश्योर द दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स। इसके लिए हमें दे रखा है। तो इसके आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट में दे रखा है मोड ऑफ एप्लीकेशन। इसमें दे रखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द बैंक्स वेबसाइट। कि मतलब जो कैंडिडेट्स है वो केवल और केवल जो बैंक की वेबसाइट है उसके ऊपर फ्रेंड्स ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन या फिर ई मित्र की सहायता से कोई चारा नहीं है फ्रेंड्स। ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, केवल और केवल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे दे रखा है ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फॉर्म है उसका फ्रेंड्स छोटा सा जो इंस्ट्रक्शन है वो इसके जो नोटिफिकेशन है उसके पैरा नंबर 7 में दे रखा है। इसके आगे हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स में क्लिक दे बिलो लिंक। ये इसके नीचे लिंक दे रखा है फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी को। इसके आगे चलते हैं तो थर्ड पॉइंट में हमें क्या दे रखा है। थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि जो अप्लाई डेट है, एंड है, बिगनिंग डेट है वो हमें दे रखी है। पहले तो वेबसाइट लिंक ओपन दे रखा है कि जो ये वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए ये 9 जून 2023 से 30 जून 2023 के बीच में ये वेबसाइट ओपन रहेगी, ऑन रहेगी। इसके आगे देखते हैं पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन। मतलब कि फ्रेंड्स 9 जून से ये फॉर्म अप्लाई करना शुरू होंगे और फ्रेंड्स 30 जून तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून लास्ट डेट है। इसके आगे दे रखा है कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन। मतलब कि जो एग्जामिनेशन फ़ीस भरी जाएगी उसका पेमेंट हम कब से कब तक कर सकते हैं, तो 9 जून से 30 जून तक। मतलब कि जब तक हम अप्लाई कर सकते हैं तब तक ही केवल हम पेमेंट दे सकते हैं, उसके बाद में हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे। इसके आगे दे रखा है टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये दे रखा है कि जो भावी डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो एग्ज़ाम लगना है वो कब लगना है, 15 जुलाई 2023 को फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम लगना है। मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 15 दिन 20 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम लगना है। इसके आगे देखें हेल्थ फैसिलिटी के बारे में दे रखा है कि आरबीआई की मदद से क्या क्या मदद दे रखी है। इसके आगे 5वें पॉइंट में दे रखा है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैंड। ये दे रखा है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका वो फ्रेंड्स पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है। और इसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स है और अन्य जो डिजिटल साधन है जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, उन सब का बैन है इस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। ये देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर नॉट अलाउड इनसाइड द प्रीमिसेस वेयर द एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड। एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस शेल बी इंटेल डिस्क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग बैन फ्रॉम फ्यूचर एग्ज़ाम्स। इसमें दे रखा है कि यदि आप फ़ोन का और ये जो डिजिटल साधन है इनका यूज़ लेते हो
तो फ्यूचर वाले जो एग्ज़ाम्स है उनमें भी आपको बैन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बी पॉइंट में दे रखा है कि कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज़ और बी इन पोजीशन ऑफ कैलकुलेटर्स इन एग्जामिनेशन प्रीमिसेस, मतलब कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके अंदर फ्रेंड्स आप कैलकुलेटर भी नहीं लेके जा सकते कैलकुलेशन करने के लिए। इसके आगे दे रखा है थर्ड पॉइंट में कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन दियर ओन इंटरेस्ट। ये कुछ खास नहीं है कि मोबाइल फ़ोन बैंड दे रखा है। इसके आगे देखते हैं तो फ्रेंड्स ये दे रखा है डिटेल नोटिस के बारे में हम देखते हैं। तो पहले दे रखा रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल पैनल ईयर 2022, मतलब कि ये जो वैकेंसी है 2022 में आनी थी, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत लेट हो गया, इसलिए ये वैकेंसी 2023 में आई है। इसके आगे देखते हैं तो क्या दे रखा है वैकेंसीज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट्स मेंशन बिलो। ये फ्रेंड्स पोस्ट के बारे में हमें दे रखा है, एक पोस्ट के बारे में क्या क्या दे रखा है। पहले तो फ्रेंड्स सीरियल नंबर दे रखा है, इसके आगे हम देखते हैं तो रिक्रूटमेंट जोन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर, सिविल ब्रांच के अंदर जो जूनियर इंजीनियर है उसकी पोस्ट के लिए कौन कौन सी कितनी पोस्ट है, कितनी रैंक सही है, हम देखते हैं। तो पहले तो फ्रेंड्स हमें दे रखा है कि वैकेंसीज, और दूसरी दे रखा है एक्स, मतलब कि एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज, और तीसरे कॉलम में दे रखा PWBD, मतलब कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, इनके लिए वैकेंसीज़। तो पहले तो हम देखते हैं रिक्रूटमेंट जोन। तो फ्रेंड्स टोटल मिलाकर 5 जोन है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ये तो हमारे पास फ्रेंड्स 4 जोन हो गए और एक सेंट्रल जोन है। इस प्रकार टोटल मिलाकर 5 जोन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ जोन है उसके अंदर OBC के लिए टोटल फ्रेंड्स हम देखें तो 2 वैकेंसीज़ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखें तो साउथ जोन में जो OBC है उसके लिए केवल और केवल 1 वैकेंसी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स सेंट्रल जोन में हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 2 वैकेंसीज़ है। इस प्रकार फ्रेंड्स हम देखें तो टोटल मिलाकर जो OBC कैटेगरी है उसके लिए 6 वैकेंसीज़ है, और टोटल जो जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 14 वैकेंसीज़ है। इस प्रकार फ्रेंड्स टोटल मिलाकर 29 वैकेंसीज़ है सिविल से जूनियर इंजीनियर की। इसके आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं तो ये जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये सिविल से जूनियर इंजीनियर का है, ये केवल और केवल 1 वैकेंसी है, और एक ये वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज़ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स PWBD वालों के लिए ये 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी ये है, और 1 वैकेंसी ये, 2 वैकेंसी इसकी है। इसी के साथ फ्रेंड्स नीचे वाली जो सारणी है इसमें भी यही दे रखा है। इसके आगे हम देख रहे हैं वैकेंसीज इन ब्रैकेट्स इंडिकेट्स बैकलॉग। ये फ्रेंड्स इनकी फुल फॉर्म दे रखी है, जैसे कि एब्रिएशन स्टैंड दे रखा है SC के लिए शेड्यूल्ड कास्ट, इसी प्रकार ST के लिए ही रुके शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट, और EXCA के लिए एक्स सर्विसमैन, और EX1 के लिए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट्स ऑन एक्स सर्विसमैन। इसके आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स ये कुछ खास नहीं दे रखा। अब फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है इसमें दे रखा है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, जैसे कि जूनियर इंजीनियर है सिविल में, उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंटीरियर वर्क्स ETC। ये हमें दे रखा है कि सिविल इंजीनियर के लिए जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाना है तो उनका सुपरविजन करना है, सुपरवाइजर बनना है, और बिल्डिंग्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड अदर रिलेटेड जॉब्स इन ऑफिस बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज। ये हमें दे रखा है कि जो सिविल से इंजीनियरिंग है किया हुआ बंदा है उसको ये जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी इसमें हमें ये वर्क करना होगा। इसी के साथ जो इलेक्ट्रिकल है उसमें क्या करना होगा, हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलेशन सिस्टम्स एंड अदर रिलेटेड जॉब्स इन ऑफिस बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज। मतलब कि जो ऑफिस बिल्डिंग्स है और रेजिडेंशियल कॉलोनीज है उनमें इलेक्ट्रिकल का कार्य करना होगा, और उनकी जो सुपरविजन है सुपरवाइज़र का कार्य करना होगा। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो अब फ्रेंड्स ये दे रखा है एलिजिबिलिटी के बारे में, जैसे कि पहला पॉइंट दे रखा है कि जो राष्ट्रीयता है वो हमें इंडिया की राष्ट्रीयता होनी चाहिए, और फ्रेंड्स ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या हमें नेपाल की राष्ट्रीयता होनी चाहिए। मतलब कि फ्रेंड्स हमारी जो पुरानी राष्ट्रीयता है वो नेपाल की हो सकती है। इसके साथ ही ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो राष्ट्रीयता है वो पुरानी राष्ट्रीयता फ्रेंड्स हमारी ये भूटान की भी हो सकती है। मतलब कि फ्रेंड्स यदि हम पहले भूटान रह चुके हैं और अब 5 साल से लगातार इंडिया में रहे हैं तो इस वैकेंसी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम जन्म से इंडिया में रहते हैं और इंडिया के सिटीज़न हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं
तो दूसरे नंबर पे दे रखा एज, ये दे रखा फ्रेंड्स 1 जुलाई 2023 को कि हम 1 जुलाई 2023 को एज कितनी हो सकती है। तो बिटवीन 20 to 30 ईयर्स कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/6/1993 एंड नॉट लेटर देन 1/6/2003। ये हमें दे रखा है कि जो कैंडिडेट्स है उनकी एज 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 को। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो कैंडिडेट की जन्म डेट है वो 2 जुलाई 1993 से ये दे रखा है कि 1 जुलाई 2003 के बीच की होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि हम 2 जुलाई 1993 के बाद और 1 जुलाई 2003 के बीच पहले जन्मे हुए होने चाहिए। ये हमें फ्रेंड्स एज के बारे में दे रखा है। इसके आगे हम देखते हैं तो एज में रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे एससी के लिए 5 साल दे रखा है अप टू 35 ईयर्स। जैसे कि फ्रेंड्स 30 ईयर्स है लास्ट अप्लाई करने की जो डेट 30 ईयर्स दे रखी है, तो इसके लिए हमें दे रखा है कि SC ST 35 साल हो गई, 5 ईयर जुड़ गए। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये OBC के लिए 3 वर्ष की है, तो 30 + 3 हो गए 33 ईयर्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो PWBD है उसके लिए हम देखते हैं तो 10 ईयर्स का दे रखा है और 13 ईयर्स का दे रखा है और 15 ईयर्स का दे रखा है SC ST के लिए। इसके आगे एक्स सर्विसमैन दे रखा है, विडोज़ दे रखी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मांगा है कि ये 1 जुलाई 2023 तक ये वाली एजुकेशन तो हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। ये वाली एजुकेशन हम यदि हमारे पास नहीं होगी तो फ्रेंड्स ये वाला फॉर्म हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो जूनियर इंजीनियर सिविल ब्रांच से ये दे रखा है मिनिमम 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड with minimum 65% of marks, 55% for SC ST PWBD or degree in civil engineering from a recognized university with 55 marks, 45% for SC ST PWBD। ये हमें दे रखा है कि यदि हम सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग करते हैं या तो ये हमें दे रखा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से हम यदि इंजीनियरिंग करे हुए हैं सिविल ब्रांच से तो उसमें हमें 55% मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स तो चाहिए। और इसके साथ ही यदि हम डिप्लोमा करे हुए हैं 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग कोर्स से तो हमें फ्रेंड्स लगभग 65% मार्क्स तो चाहिए। इसके आगे यही बात हमें इलेक्ट्रिकल में दोहराई गई है कि 3 ईयर डिप्लोमा विद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ये हमें दे रखा है कि 3 साल का तो हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 4 साल की हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका कोर्स होना चाहिए, मतलब कि बीटेक होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम इस वैकेंसी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हमें दे रखा है। इसके साथ ही नीचे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके आगे एक्सपीरियंस दे रखा है कि एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम यदि वहाँ कार्य करेंगे सुपरवाइज़र का तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए तभी हम वो कार्य कर सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर के लिए हमें दे रखा है कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, मतलब कि यदि हम 3 वर्ष का कोर्स करे हुए हैं तो उसके लिए 2 वर्ष का हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स दे रखा है कि एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर द डिग्री होल्डर्स, यदि हमारे पास बीटेक की डिग्री है तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ये कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इसके लिए भी हमें दे रखा है कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर के लिए और लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीटेक होल्डर के लिए। इसके आगे देखते हैं तो क्या कुछ वैकेंसी के बारे में कुछ खास दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्कीम ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन की स्कीम के बारे में दे रखा है कि कैसे इस जो सिलेक्शन है वो होगा। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉर 300 मार्क्स एंड इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 15 जुलाई 2023। मतलब कि जो 15 जुलाई 2023 को पेपर होगा वो फ्रेंड्स 300 नंबर का पेपर होगा और ये ऑनलाइन होगा। तो इसमें पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो फ्रेंड्स पहला टेस्ट होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 50 और नंबर ऑफ़ मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, मतलब कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स इसमें जो टोटल टाइम वो 40 मिनट का दिया जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स दूसरा दे रखा है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और तीसरा दे रखा है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2। इनमें ये जो दोनों
ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स है, ये टोटल टाइम है, ये सभी सेम दे रखे हैं। इसके आगे यदि हम देखें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में देखें तो ये हमें दे रखा है कि 50 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 50 और फ्रेंड्स टोटल टाइम है वो 30 दे रखा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो टोटल है ये यदि हम देखें तो 40, 50, 50 और 40 मतलब कि 180 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो गए और मैक्सिमम मार्क्स देखें तो टोटल नंबर हो गए फ्रेंड्स 300 और टोटल टाइम हो गया 150 मिनट। मतलब कि फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस है उनसे आधा टाइम हमें मिल रहा है 2 घंटे और 30 मिनट का, मतलब 2.5 घंटे का हमारे पेपर होने वाला है। इसके आगे फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यदि फ्रेंड्स इसमें हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इसमें यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एलपीटी होगा, कि फ्रेंड्स आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी पोस्चर है, बोलने चलने का ढंग है, ये कैसा है, ये इसमें देखा जाता है। द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल have to undergo a language proficiency test. The language proficiency test will be conducted in the official local languages of the zone concerned. यह हमें दे रखा है। इसके आगे देखते हैं, नोट हमारे पास है, इसके आगे कुछ खास नहीं दे रखा। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बता रखा है कि एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो 15 जुलाई को फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो कहाँ कहाँ होगा। इसके आगे सर्विस कंडीशंस और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बता रखा है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स पे स्केल के बारे में बता रखा है कि ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट विल ड्रॉ ए स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 33,900 पर मंथ। ये हमें दे रखा है कि जो कैंडिडेट की शुरुआती सैलरी होगी वो 33,900 होगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ पे विल बी पेड टू देम। ये दे रखा है कि हाउस रेंट होगा उसका जो 15% है वो उन्हें दिया जाएगा। इसके आगे दे रखा है परक्विसाइट्स। ये फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जामिनेशन फीस के बारे में बता रखा है, इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल। ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब कि आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, आपने पेपर दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन फॉर्म भर के यदि आपने एक बार फ़ीस इसमें कटवा दी है तो फ्रेंड्स ये जो चालान है ये नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब कि आपको फ़ीस वापस नहीं दी जाएगी। पेएबल फ्रॉम 9/6 मतलब 9 जुलाई 2023 से 30 जुलाई 2023 तक। ऑनलाइन पेमेंट ये हमें दे रखा, केवल और केवल ऑनलाइन पेमेंट देना है, ऑफलाइन पेमेंट का कोई मोड नहीं है। इसके आगे यदि हम देखें तो ₹50 प्लस 18% जीएसटी फॉर SC/ST ये दे रखा इंटीमेशन चार्जेज। जैसे कि जो SC/ST के लिए और PWD के लिए और एक सर्विसमैन के लिए ये 50 रुपये दे रखे हैं। 50 रुपये के साथ साथ 18% हमें GST भी देनी होगी। और इसके साथ ही फ्रेंड्स दे रखा है जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए ये हमें दे रखा है। एग्जामिनेशन फ़ीस हमें दे रखी है 450 रुपये। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं तो प्लस 18% GST हमें देनी होगी, जैसे कि OBC, जनरल, EWS। Staff candidates are exempted from payment of examination fees and intimation charges। ये हमें दे रखा है जैसे कि फ्रेंड्स पहले ही कोई RBI में लगा हुआ है तो उसकी जो ये फ़ीस है एग्जामिनेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेज है ये नहीं लगेंगे। तो इसके आगे एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसके बारे में दे रखा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में हमें लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। मोड ऑफ पेमेंट के बारे में दे रखा है द एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड। ये तो फ्रेंड्स कुछ खास नहीं है, मतलब जो डेबिट कार्ड्स है उनके द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके आगे जनरल रूल्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स 1/4/2023 डिक्लेरेशन। ये OBC का सर्टिफिकेट दे रखा है कि आपको सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय OBC का सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा सेंट्रल का। आपको रजिस्ट्रेशन करते ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, उन रजिस्ट्रेशन नंबर्स की सहायता से आपको लॉगिन करना होगा। ये फ्रेंड्स स्कैनिंग और फोटोग्राफ सिग्नेचर के बारे में बता रखा है कि आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो कैसे डालने हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफ इमेज है वो 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स फोटोग्राफ मस्ट बी रिकॉर्ड पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर। ये हमें दे रखा है
कि जो ये फ़ोटोग्राफ है ये पासपोर्ट स्टाइल होनी चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो फाइल साइज़ है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, मतलब कि 20 केबी से 50 केबी के बीच में हमें फ्रेंड्स फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। इसके आगे जो सिग्नेचर है उसके बारे में दे रखा है कि लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इमेज। ये हमें दे रखा है कि एक तो हमें जो अप्लाई करते वक्त लेफ़्ट हैंड की जो थंब इम्प्रेशन है, मतलब अंगूठे का निशान है, वो लगेगा। और फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारे जो साइन है हैंड राइटिंग किए हुए वो फ्रेंड्स वो लगेंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स इनकी जो साइज़ है वो 10 केबी से 20 केबी के बीच में होगी। और जो लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में इसकी साइज़ होगी। ये फ्रेंड्स दोनों चीज़ें हमें साइन करते वक्त चाहिए होगी। इसके आगे देखते हैं तो ये जो क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ये भी हमें बनवाना पड़ेगा कि इतने दिन तक हमें जो हमने अपने बारे में दिया है सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल सही है। इसमें फ्रेंड्स जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कैसे होगा हमें बता रखा है। जैसे कि जोन वाइज लोकल लैंग्वेजेस आर एज फॉलोज। इन जो लैंग्वेजेस है इनमें फ्रेंड्स हमारा ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी होने वाला है। जैसे कि नॉर्थ जोन है, इसमें फ्रेंड्स पंजाबी है, हिंदी है, उर्दू है, कश्मीरी है। तो इसमें ये 4 भाषाएँ हैं। इन चारों में से किसी एक भाषा में फ्रेंड्स आपका ये जो एलपीटी है ये होने वाला है। इसके साथ ही जो साउथ जोन है उसमें फ्रेंड्स कन्नड़ा है, तमिल है और मलयालम है। तो इन तीनों भाषाओं में आपका एलपीटी होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो सेंट्रल जोन है इसमें हिंदी है, तेलुगु है, मराठी है। तो इन तीनों भाषाओं में फ्रेंड्स किसी एक भाषा में आपका ये जो एलपीटी है ये होने वाला है। इसके साथ ही जो वेस्ट जोन है, पश्चिमी जोन है, इसमें फ्रेंड्स गुजराती है, मराठी है और कोंकणी है। तो इन तीनों में से किसी एक भाषा में आपका फ्रेंड्स ये जो एलपीटी है ये होने वाला है। इसके साथ ही जो फर्स्ट है एलपीटी से पहले का पेपर है उसमें दे रखा है कि ये जो पेपर सेकंड के बारे में हमें बता रखा है फ्रेंड्स। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके बारे में बता रखा है। जैसे कि जो सिविल है उसका जो पेपर फर्स्ट है वो होना है तो बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, मतलब इनके ऊपर टॉपिक दे रखे हैं और इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल में भी यही सिस्टम दे रखा है। ये हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इनके बारे में दे रखा है। इसके साथ ही पेपर सेकंड के बारे में दे रखा है तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स ये दे रखा है फ्रेंड्स। किसके लिए ये दे रखा है? ये भी सिविल के लिए दे रखा है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन और स्टील डिज़ाइन। इसके साथ ही फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि जो ये जूनियर इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल में, इसमें जो पेपर फर्स्ट होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सिलेबस दे रखा है, इंडिकेटिव सिलेबस हमारे दे रखा है। तो प्लम्बिंग सिस्टम, वेरियस टाइप ऑफ मोटर्स, इसके साथ ही फ्रेंड्स टाइप ऑफ अर्थिंग, लिसनिंग, अरेस्टर इनके बारे में दे रखा है। पेपर सेकंड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बेसिक नॉलेज ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, मतलब आर एंड एसी इनके बारे में दे रखा है। इन्वर्टर्स, रेक्टिफायर्स, यूपीएस सिस्टम, एनर्जी कन्वर्जन टेक्निक्स इनके बारे में फ्रेंड्स हमें पेपर सेकंड में दे रखा है। तो ये इनका सिलेबस हो गया। इसके आगे हम देखते हैं तो ये हमें एलपीटी के बारे में देख ही लिया कि जोन आएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। अब फ्रेंड्स ये लास्ट पॉइंट दे रखा है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है उनके बारे में बता रखा है। तो टोटल मिलाकर 29 हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर है। जैसे कि अगरतला हो गया, अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, छत्तीसगढ़ मोहिनी हो गया, चेन्नई हो गया, देहरादून हो गया, गंगटोक हो गया, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, जम्मू का हो गया, कानपुर हो गया, कोची हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई नवी मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, नई दिल्ली एनसीआर हो गया, पणजी हो गया, पटना हो गया, पुणे हो गया, रायपुर हो गया। इस प्रकार टोटल मिलाकर फ्रेंड्स यदि हम देखें तो 29 हमारे पास ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।